तुम बिन जिया जाए ना भाग 3। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संजना कहती है, किसी ने बड़ी चालबाजी के साथ हमसे हमारा हक छीन लिया। हमने या हमारे परिवार ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। हम तो उदय जी को बहुत पसंद करते हैं, भला हम खुद शादी से क्यों भागेंगे। अब आगे संजना रोते हुए भोले बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, दादी जी हमें तो लग रहा है ये सब इस आरोही की चाल है, हमारी और उदय जी की शादी तुड़वाने की। हम कह रहे हैं, हमें पूरा यकीन है ये सब इनकी ही चाल है, हमें हमारे उदय जी से दूर करने की। ये हैं ही ऐसी, हमेशा से उदय जी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। ये उदय जी को पसंद करती हैं, ये हम जान तो गए थे, पर हमने नहीं सोचा था कि ये अपने अरमानों को पूरा करने के लिए हमारे और उदय जी के साथ ऐसी नीच हरकत करेंगी। संजना ने गुस्से भरी नज़रों में रोते हुए कहा। आरोही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर इस औरत से कहे भी तो क्या कहे। आप अब कुछ ज़्यादा कर रही हैं संजना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है, आप इन सब का दोष हमारे सर नहीं मर सकती। आरोही ने गुस्से में थोड़ी तेज़ आवाज़ में संजना से कहा, हम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आपने ऐसी नीच हरकत की, आप जैसी औरतें बस घर तोड़ना जानती हैं। आप संजना अब अभी कह ही रही होती है कि दादी जी आगे बढ़कर संजना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। संजना ने ये भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। कुछ देर के लिए वह चुप सी हो गई और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी मर्यादा में रहकर बात करें आप, हमारी राजपूताना घराना की बहू से बात कर रही हैं, इज्जत से बात करें। दादी जी ने गुस्से में घूरते हुए संजना से तेज आवाज़ में कहा। पर दादी जी, ये संजना अभी कह ही रही थी कि दादी जी उसकी बात को बीच में ही काट कर कहती है, बस अब एक और शब्द नहीं, हमें हमारे घर पर अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। और रही बात उदय की, तो अब उदय शादीशुदा है, तो अब आप उनके बारे में ऐसे हक से बात करना छोड़ दें। और आज के बाद हम आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अगर आज के बाद हमने कभी भी आपको हमारे परिवार या हमारी बहू के बारे में कुछ भी गलत कहते सुना, तो ये आपके और आपके परिवार दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। दादी जी ने संजना को गुस्से में मानो धमकी देते हुए कहा। वहीं आरोही की आंखों से आंसुओं से भर चुकी थी। दादी जी को उसका सपोर्ट करता देख वो बहुत भावुक हो गई थी। अभी भी आप यहीं खड़ी हैं, जाइए यहाँ से, दादी जी ने गुस्से में संजना से कहा, जिसे सुन संजना डर के मारे तुरंत वहाँ से बाहर चली गई। दादी जी वो धन्यवाद। संजना के जाते ही आरोही ने दादी जी से कहा। पर दादी जी आरोही से कुछ कहने के बजाय एक टेढ़ी हंसी हंस देती हैं। हमें पता नहीं था इतनी चालबाज हो तुम, पर कोई नहीं, हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बस डील के हिसाब से अपना काम करो और मुझे बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दादी जी ने संजना के जाते ही टेढ़ी मुस्कान के साथ आरोही से कहा, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ कह रही थी। आरोही दादी जी के सामने अपनी बातें रखने की कोशिश कर रही थी, पर दादी जी तो जैसे पहले से ही आरोही को दोषी मान बैठी थी। इस टॉपिक पर हम और बात नहीं करना चाहते हैं, और आप इतनी तेज़ आवाज़ में हमारे आगे क्यों बात कर रही हो। अपने मैनर्स भूल गई हो क्या आप। दादी जी ने कड़क आवाज़ में आरोही से कहा। सॉरी दादी जी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आरोही ने बड़ी धीमी आवाज़ में दादी से माफ़ी मांगा। और नौकरों से पता चला हमारा बच्चा कल कमरे से बाहर सोया था। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखना, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो सज़ा आपको ही मिलेगी। अब आप यहाँ से जा सकती हैं, दादी जी ने अपना ध्यान आरोही से हटाते हुए कहा। आरोही बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आज पूरा दिन उदय घर ही नहीं लौटा था। उसका इंतज़ार करते करते आरोही ने भी कुछ नहीं खाया था। उदय जब घर लौटता है तो काफ़ी रात हो चुकी थी और आरोही उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। उदय ने एक नज़र के लिए सो रही आरोही की ओर देखा, फिर अपना ध्यान आरोही से हटाकर बाथरूम में चला जाता है। वह जब तक कपड़े बदल कर आता है, पानी की आवाज़ से आरोही की नींद खुल जाती है और वह उठकर बेड पर बैठ जाती है। उदय बाथरूम से निकलने के बाद आरोही की ओर बिना देखे ही कमरे से बाहर जाने लगता है, और तभी आरोही जल्दी से बेड से उठ आगे बढ़कर उदय का हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो तुम।
ये तुम्हारा कमरा है तो तुम यहीं रहोगे, बाहर मत जाओ प्लीज़। आरोही ने उदय का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा। क्या अब मुझे हर चीज़ तुमसे पूछ कर करनी होगी? उदय ने आरोही का हाथ छुड़ाते हुए कहा और बाहर की ओर जाने लगा। इस बार आरोही तेज कदमों से उदय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आरोही के ठीक पीछे ही दरवाज़ा था। आरोही अपने हाथ फैलाकर ना में अपना सिर हिलाती है। जिद क्यों कर रहे हो उदय? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे इतना दूर रहना चाहते हो? मुझे मेरी गलती तो बताओ। कभी तुमने भी मुझसे प्यार किया था तो क्या हम नए सिरे से सब शुरुआत नहीं कर सकते? आरोही ने नम आंखों से उदय को कहा। उदय को आरोही के आंसू बहुत तकलीफ देते थे, पर उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और अपने चेहरे पर आ रहे दर्द के भाव को छुपा लिया। नहीं, नहीं कर सकते, हमारे बीच शुरू करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। उदय ने अपने भाव पर काबू कर बड़ी कठोरता से आरोही से कहा। ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मेरे बचपन का दोस्त और मेरा पहला प्यार कहाँ खो गया है? आरोही ने रोते हुए उदय के कंधों को मारते हुए उससे कहा। उसे ऐसा देख उदय को बहुत तकलीफ हो रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं करते, मुझसे प्यार तो मत करो, पर यहाँ इसी कमरे में रुक जाओ ना। दादी जी को पता चल गया था कि कल तुम बाहर सोए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर ऐसा दोबारा होता है तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। तुम्हें तो पता है मुझे दादी जी से कितना डर लगता है, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ तुम मेरे साथ इसी कमरे में रहो ना। तुम चाहो तो तुम बेड पर सो जाओ और मैं ज़मीन पर सो जाऊँगी, ठीक है, पर प्लीज़ मत जाओ ना। ये सब कहते हुए आरोही की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। आरोही की आंखों के बहते हुए आंसू उदय को बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसने बिना कुछ कहे वहां से हटकर सोफे पर जाकर सो जाता है। उदय तुम्हें सोफे पर सोने से दिक्कत होगी, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आरोही ने उदय को सोफे पर बैठता देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। चुपचाप सो जाओ, अगर तुम ऐसे ही शोर करती रही तो मैं बाहर चला जाऊंगा। उदय ने अपने चेहरे को चद्दर से ढकते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम्हें जहाँ मन चाहे वहाँ सो जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आरोही ने हड़बड़ाते हुए कहा और खुद बेड पर जाकर बैठ गई। लगभग आधा घंटे से ज़्यादा बीत गया था, पर आरोही अभी भी करवट ही बदल रही थी। आरोही ने उदय के इंतजार में कुछ खाया नहीं था, इसीलिए अब उसके पेट से आवाज़ आने लगी थी। उसने अपने पेट को कसकर दबा सोने की कोशिश की, पर भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। आरोही उदय की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए पानी पीने के लिए उठ जाती है। वो जैसे ही उठती है उसे अपने सामने उदय खड़ा हुआ दिखता है। उदय को अचानक से अपने सामने देखा वो चौंक जाती है। भूत नहीं हूँ मैं, चिल्ला क्यों रही हो? उदय ने आरोही से कहा। वो तुम अचानक से सामने आ गए इसीलिए डर गई मैं, आरोही ने बहुत मासूमी से जवाब दिया। खाना नहीं खाया है तुमने? उदय ने उसकी ओर देख पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो तो बस प्यास लगी थी इसीलिए पानी पीने उठी थी। तुम सो जाओ, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई, अब मैं कोई शोर नहीं करूँगी, आरोही ने उदय से मुस्कुराकर कहा। पर अगले ही पल उदय उसका हाथ पकड़ उसे बेड से उठा देता है। क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रहे हो? आरोही ने उससे पूछा। बिना शोर किए हुए मेरे साथ चलो, वरना दादी माँ जाग जाएंगी। उदय ने आरोही जो अभी कुछ कह रही थी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। बाहर ठंड होगी, अपनी जैकेट पहन लेना। उदय ने आरोही से कहे अपने कपड़े बदलने चला गया। आरोही अभी भी वहीं की वहीं खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उदय क्या कहना चाह रहा था। उदय जब अपने कपड़े पहन आया, आरोही अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। क्या कर रही हो, कपड़े नहीं बदले तुमने? मैंने कहा ना हम बाहर जा रहे हैं। उदय ने आरोही को उन्हीं कपड़ों में देख उससे कहा। पर कहाँ, रात के 2 बजने वाले हैं, आरोही ने उदय से कहा। डिनर करने कहे उसने अपने अलमारी से खुद की एक ठंडी से बचाने वाली जैकेट आरोही को पहना दिया। आरोही उसे ही देख रही थी। वह जैकेट आरोही के लिए काफ़ी बड़ा था, घुटनों से थोड़ा ही ऊपर था उसका वह जैकेट। अब चलो, कहे वह उसका हाथ पकड़ बंगले से बाहर ले गया। उदय ने आरोही को अपने कार में बिठाया और डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। उदय आरोही को अपने ही होटल ले गया, जहाँ उसने पहले से ही अपने लोगों के आरोही की पसंद का खाना तैयार रखने को कहा था। सारा खाना आरोही के पसंद का था और उसे बहुत तेज़ों की भूख भी लगी थी, इसलिए खाना आते ही वह खाने पर टूट पड़ी।
दोनों ने साथ में खाना खाया। आरोही को आज का पल बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उदय पहले की तरह ही उसे बाहर लेकर आया था। दोनों डिनर करने के बाद घर के लिए लौट रहे थे। कार उदय चला रहा था और उसके बगल में बैठी आरोही कभी बाहर की ओर देखती तो कभी उदय की ओर। मैं कल ही अमेरिका जा रहा हूँ, 1 महीने बाद लौटूंगा। उदय जो कब से चुप था, उसने गाड़ी चलाते हुए ही आरोही से कहा, जिसे सुनते ही आरोही के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उदय, क्या कह रहे हो तुम? आरोही ने परेशानी में पूछा। अब तक उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, उदय ने बिना किसी भाव के दोबारा आरोही से कहा। उदय, आखिर कितनी नफरत करने लगे हो मुझसे? क्या अब तुम्हें मेरे चेहरे से भी तकलीफ होने लगी है कि मुझसे दूर जाने के लिए तुम ये दोस्त देश ही छोड़ कर जा रहे हो? आरोही ने नम आंखों से उससे कहा। हम घर पहुंच गए हैं, अंदर चलो। उदय ने कार बंगले के सामने रोका और आरोही को बिना कोई जवाब दिए हुए वहीं कार में छोड़कर बंगले के अंदर चला गया। आरोही कुछ समय तक अकेले वहीं बैठी रही, फिर अपने आंसुओं को पोंछ कमरे में चली गई। आरोही जब तक कमरे में पहुंची, उदय बाथरूम से निकल सोफे पर सोने ही जा रहा था। तुम्हें दादी माँ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगा। तुम चाहो तो इस महीने अपने हॉस्टल में जाकर रह लेना। उदय ने बस इतना ही कहा और चद्दर से मुंह ढक कर सो गया। आरोही को बहुत रोना आ रहा था। उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर कपड़े बदले, इसीलिए वह थक कर वैसे ही बेड पर लेट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे, पर वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके रोने की आवाज़ उदय को सुनाई न दे। काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रोते उसकी आंख लग जाती है और वह अपने बचपन का एक सपना देखने लगती है, जब वह पहली बार राजपूत फैमिली का हिस्सा बनी थी। उदय के माता पिता और आरोही के माता पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। वो चारों स्कूल फ्रेंड थे, तो उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। पर शादी के बाद आरोही के माता पिता यूएस शिफ्ट हो गए थे। पर जब आरोही 7 साल की थी, तब वह इंडिया लौटे थे। आरोही के माता पिता और उदय और उसके माता पिता सब एक साथ एक ही बंगले में परिवार की तरह रहने लगे थे। उदय आरोही से कुछ 2 साल का बड़ा था। उन दोनों में भी दोस्ती हो गई थी। उदय आरोही का बहुत ध्यान रखता था। उन दोनों की दोस्ती देख उसके माता पिता ने बड़े होकर उन दोनों की शादी करवाने का सोच लिया और यह बात दोनों बच्चों ने सुन ली। उस वक्त उन्हें प्यार, शादी, इस चीज़ का कोई समझ नहीं थी, पर दोनों यह सुनकर खुश बहुत थे कि वह पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा बीत रहा था, पर तभी वह एक मनहूस दिन आया जिसने सबकी खुशियाँ छीन तबाही ला दी। उस दिन ने आरोही और उदय को कुछ ऐसे जख्म दिए जो पूरी ज़िंदगी कभी भरे ही नहीं जा सके, और यही वह दिन था जिसने उदय की दादी, जो कभी बहुत प्यारी हुआ करती थी, आरोही को बहुत पसंद करती थी, उन्हें इतना कठोर बना दिया। एक्सीडेंट का दिन। आरोही का जन्मदिन आने वाला था। आरोही के माता पिता आरोही के जन्मदिन के लिए आरोही को उसके पसंद के कपड़े और खिलौने दिलाने बाजार गए गए हुए थे। आरोही और उसके माता पिता शॉपिंग कर घर लौटने ही वाले थे कि अचानक से उस कपड़े और खिलौने की दुकान में आग लग जाती है। उदय की तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से उदय के माता पिता आरोही और उसके माता पिता के साथ बाजार नहीं गए थे, पर बाजार में आग लगने की खबर बहुत जल्दी ही न्यूज़ चैनल पर आ गई। उदय के माता पिता को जैसे ही बाजार में आग लगने की खबर मिली, वे बाजार के लिए निकल गए। उदय के माता पिता बिना कुछ सोचे समझे आरोही और उसके माता पिता की मदद करने के लिए आग लगी उस दुकान के अंदर चले गए। एक कमरे में से शुरू हुई आग बहुत तेज हो चुकी थी और उसने विशाल रूप ले लिया था। जब उदय के माता पिता उस मॉल के अंदर गए, उन्होंने आरोही के माता पिता को बचाने की कोशिश की, पर जब तक वह वहां पहुंचे, आरोही के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। और आरोही को बचाने की कोशिश में उदय के माता पिता बहुत घायल हो गए थे और हॉस्पिटल में भर्ती होने के कुछ समय बाद ही वह दोनों भी यह दुनिया छोड़कर चले गए। एक वह दिन था और एक आज का दिन था। आज भी दादी माँ आरोही को ही उस दिन के लिए कोसती रहती हैं। आरोही का पूरा बचपन उस दिन की मनहूस याद की वजह से बहुत दर्दनाक बीता था। उस दिन के बाद से उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। पर एक वही समय था जब जब से उदय ने उसका हाथ थाम लिया था।
एक छोटा सा लड़का जो खुद अभी एक बच्चा था, उसने आरोही का हाथ थामा और उसे उसके उन भयानक सपनों से निकालने में उसकी मदद की। उदय ने भी अपना परिवार खोया था और आरोही ने भी। उन दोनों बच्चों के लिए यह बहुत बुरा वक्त था। आरोही रात रात भर रोती रहती। उदय को तो दादी माँ का सहारा और प्यार मिल जाता था, पर आरोही जब दादी माँ को गले लगाने चाहती तो दादी माँ उसे खुद से झटक कर दूर कर देती थी। पर उदय ही था जिसने उसका उस समय साथ दिया और उसे अपनेपन का एहसास दिया। अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त को साथ बिताने के बाद उदय और आरोही की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। अब सिर्फ वह दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। दुख हो या सुख हो, आरोही के लिए उदय और उदय के लिए आरोही ही सब कुछ थी। दोनों में एक दूसरे की जान बसती थी। उदय हर पल आरोही की फिक्र करता। उस स्कूल में उसकी ज़रूरतों से लेकर अगर कोई उसे परेशान करता तो उसे पंगे लेने तक उदय हर पल उसके साथ, उसकी छाया बनके उसके साथ रहता था। वहीं आरोही भी उदय से उतना ही प्यार और उसका उतना ही ध्यान रखती थी। अपने परिवार को खोने के बाद उदय और आरोही अब दूसरे के परिवार बन गए थे। जब वह स्कूल में थे, सब उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। शायद ही किसी ने उदय और आरोही की जैसी दोस्ती की होगी। एक दूसरे की इतनी फिक्र, कुछ अलग ही दुनिया से अलग, बहुत प्यारा सा, बिल्कुल अनोखा सा रिश्ता था उनका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर साल बीतते गए, उन दोनों की दोस्ती गहरी से गहरी होती गई। और कब दोनों को एक दूसरे के लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ एहसास होने लगा, दोनों को पता भी नहीं चला। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों का इसका एहसास नहीं था कि यह दोस्ती है या प्यार। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो यह चीज़ समझ गए थे कि वह दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते और यह एहसास कुछ और नहीं प्यार ही है। और सबसे पहले अपने मन की बात आरोही ने उदय से कही थी, एकदम फिल्मी अंदाज में। उदय जो कब से आरोही से इतना प्यार करता था, उसने भी अपने दिल की बात आरोही से कह दी और दोनों ने अपने प्यार के रिश्ते को अपना लिया। 10वीं क्लास में दोनों ने एक दूसरे के प्यार को अपना लिया था और आरोही ने अपने प्यार का इजहार उसे पहली बार किया था। 10वीं क्लास से लेकर उनके कॉलेज का पूरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। उनका रिश्ता बहुत ख़ास था। कॉलेज के लोग उनके प्यार को देख जलते भी थे। बेस्ट जोड़ी जो थी उस कॉलेज की। और कॉलेज ख़त्म होने के 1 महीने बाद ही ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उदय ने आरोही से रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। बचपन का वह रिश्ता जो इतना अटूट था, उदय ने पल भर में उस रिश्ते को तोड़ दिया। आरोही आज भी वो पल याद कर रो बैठती है, जब उदय ने उससे कहा था कि अब वह एक साथ नहीं रह सकते, एक कपल की तरह, क्योंकि अब वह संजना से शादी करना चाहता है। और आरोही आज भी उस पल को याद करती है। उसे ठीक उतना ही दर्द होता है जितना कि उसे तब हुआ था, जब उदय ने उससे यह बात कही थी। उसके लिए यह बात समझ पाना बहुत मुश्किल थी कि उदय अब उससे नहीं, किसी और से प्यार करता है और किसी और के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता है। इसीलिए आरोही ने उदय को मनाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। और दादी जी को जब यह पता चला तो उन्होंने आरोही को पढ़ाई के बहाने उदय से दूर कर दिया। आरोही पूरे 2 साल बाद अपने देश से दूर अकेले ही पढ़ाई करती रही। पर इन 2 सालों में वह एक पल के लिए भी उदय को नहीं भूली थी। हर मिनट, हर सेकंड उसे उदय की याद आती थी। बचपन से लेकर आज तक जिसके देखे बिना उसका एक दिन नहीं कटता था। वह खुद ही जानती थी कि उसने कैसे यह 2 साल उदय को देखे बिना गुजारे थे। पर अचानक से दादी माँ ने उदय की शादी के लिए आरोही को यहाँ बुला लिया। उदय की शादी की खबर सुनते ही पहली बार तो वह बेहोशी हो गई थी। बचपन के उन एक्सीडेंट के बाद से वह बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। ज़्यादा चिंता लेने से बेहोश हो जाया करती थी। पर उस अजनबी देश में उसका ध्यान रखने का कोई नहीं था। अपना ध्यान रखना उसने खुद ही सीख लिया था। वह अपने कॉलेज से घर जाते समय बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद ही नहीं था, पर किसी भले इंसान ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और उसकी जान बच गई। पर आज वह उस भले इंसान को धन्यवाद बोलने की बजाय उसे उस इंसान पर गुस्सा आता है। उसने क्यों उसकी जान बचाई।
शायद वह उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसके लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उदय को किसी और के साथ देखना, जिसके साथ बचपन के साथ रहने के सपने सजोए थे, उसकी शादी होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना, वह यह शादी में शामिल नहीं होना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उसने अपने देश आना पड़ा, क्योंकि वह दादी की कही बात को टाल भी नहीं सकती थी। और यहाँ आकर किस्मत का पासा कुछ इस तरह से पलटा कि उदय की शादी संजना से ना होकर आरोही से ही हो गई। आरोही बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उसका प्यार मिल गया। भले ही वह कुछ ही समय के लिए ही क्यों ना हो, पर वह उस प्यार को अपने साथ संजोकर रखना चाहती थी। पर उदय के इस तरीके से बर्ताव करने से उसका दिल मानो टूटता जा रहा था। जिस उदय ने उसे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा हो, हल्की सी चोट लगने पर हॉस्पिटल ले दौड़ा हो, उसकी तबीयत खराब होने पर फिक्र में रातों रात जागा हो, उसे माँ बाप सबका प्यार दिया हो, आज वह इंसान उसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि उसका प्यार, उसका इकलौता परिवार उदय उससे इस तरह से दूर चला गया। यही सब सोचते सोचते अपने पहले की यादों में खोए हुए कैसे उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई, सोचते हुए आरोही की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। और ऐसे ही दर्द से भरी वह रात आखिर बीत जाती है। अगली सुबह जब आरोही की नींद खुली, उदय कहीं दिख नहीं रहा था। उदय को घर पर ना पाकर आरोही समझ गई कि वह उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है। पर आरोही को बहुत तकलीफ हो रही थी। उदय उससे मिले बिना ही चला गया था। आरोही रात में अपने रोने की आवाज़ को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उदय को उसकी सिसकियाँ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उदय का मन कर रहा था वह अभी आरोही के आंसुओं को पोंछे, उसे अपने गले लगा ले, पर यहाँ एक कमरे में एक साथ रहते हुए, इतने पास रहकर भी अब उनके बीच कुछ ऐसी दूरियां हो गई थी कि चाहकर भी वह दोनों एक दूसरे से अलग थे, पास रहकर भी दूर। उदय के लिए आरोही का रोना सुनना बहुत तकलीफ से भरा था। आरोही लगातार रोए जा रही थी और उदय भी रात भर जागता रहा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पर उदय की आंखें भी आंसुओं से नम हो गई थी। ऐसे ही रात के कई घंटे बीत जाते हैं। सुबह के कुछ 4 बजने वाले होते हैं जब उदय को एहसास हुआ कि आरोही नींद में चली गई है। उदय कुछ देर तक सोफे पर बैठ किसी सोच में डूबा रहा, फिर सोफे से उठ आरोही के पास बिना कोई आवाज़ किए हुए बेड के एक कोने में बैठ गया। उदय ने बेड के रखे नाइट लैम्प को जलाया और उस हल्की सी पीली सी रोशनी आते ही आरोही का सोता हुआ मासूम चेहरा उदय के सामने आ जाता है। उदय ने धीरे से अपना हाथ सोती हुई आरोही के चेहरे की ओर लाया और आरोही के चेहरे को छूने से पहले ही उसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया और उसी वक्त उदय की आंखों से आंसू झलक कर बह जाते हैं। उदय बस आरोही के चेहरे की ओर देखता रहा और तभी उदय ने अपना हाथ जो आरोही के पास ही रखा था, आरोही उसे नींद में पकड़ लेती है। डोंट गो, प्लीज प्लीज, आरोही ने नींद में ही धीमे से बड़बड़ाते हुए उदय के हाथ को पकड़कर कहा। नींद में आरोही के माथे पर दर्द से भरी लकीरें आ गई थी और वह दोबारा कुछ हल्के से नींद में बड़बड़ाने लगी। कुछ कहते हुए नींद में ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। उदय आरोही की आंखों में आंसू देख अपने हाथ को आरोही से हल्के से छुड़ाकर आरोही के बहते हुए आंसुओं को पोंछ देता है और उसके हल्के से उसके सर को सहलाने लगता है। उदय के ऐसे सर को सहलाने से आरोही के माथे पर दर्द की आई लकीरें कम हो जाती हैं। आरू, मेरे यहाँ रहने से तुझे सिर्फ दर्द ही मिलेगा और तुझे पता है ना, तेरे आँख से निकले आंसू बचपन से ही मुझे कितना परेशान करते हैं। अब तो तेरे आंसुओं की वजह ही मैं हूँ। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से तेरी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, इसीलिए मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा। शायद मेरे दूर जाने से तेरी तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाए। उदय ने आरोही के चेहरे को एकटक देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ताकि आरोही की नींद ना खुल जाए। पर तभी दोबारा आरोही के माथे पर दर्द की लकीरें दोबारा आ जाती हैं, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो और रो रही हो। प्लीज़ ऐसे रोया मत करना, यही समझ ले तेरा उदय बहुत बुरा इंसान है और मुझ पर गुस्सा किया कर, चाहे तो मुझसे झगड़ मार लिया कर, पर रोया मत कर। प्लीज़ ऐसे रोया मत कर, उदय ने धीमी आवाज़ में कहे आरोही के माथे को धीमे से चूम लिया।
पता नहीं क्यों, शायद आरोही कोई सपना देख रही होगी, इसीलिए जब उदय ने आरोही के माथे को चूमा, आरोही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उदय काफ़ी देर तक वहीं आरोही के पास बैठा रहा। सुबह होने को आ गई थी, इसीलिए उदय ना चाहते हुए बेड से उठकर अलमारी की ओर चला जाता है। उदय ने अपने कुछ कपड़े बैग में रखे। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।